मैं कवारी थी और पाकीज़ा भी। फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। कुछ वक्त बाद पेट में हरकत महसूस होने लगी तो मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया। जानने को गई जब मालूम हुआ कि मैं 5 माह की हामिला हूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि बच्चे का बाप कौन है। कुछ दिनों में ही मैं बदनाम हो गई। घर वालों ने घर से निकाला तो सुनसान सड़क पर बैठ मैं सारी रात अल्लाह से इंसाफ मांगती रही और रोती रही कि जैसे ही फजर की अजान हुई मेरे पास मेरे कमरे के बाहर से अजीबोगरीब सी आवाजें आ रही थी। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। रात के 2:30 बज चुके थे, इसीलिए खौफ से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने अपने कानों पर हाथ रखे और आयतुल कुर्सी का वर्द करने लगी। आवाज मर्दाना थी, ऐसे जैसे कोई कर रहा। कभी मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। अब तो मेरा खौफ मजीद बढ़ गया था। दस्तक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। फिर मेरे भाई की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोल दे नहीं तो तोड़ दूंगा। मैं तो हैरान ही रहती थी कि भाई को इस वक्त क्या हो गया है। मैं हड़बड़ा कर उठी और दरवाजा खोल दिया। भाई ने कमरे में दाखिल होते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जबकि मेरी भाभी मुझे बचाने की कोशिश करने लगी। अम्मी भी रो रही थी, जबकि अब्बू तो चुपचाप एक कोने में खड़े थे। भाई कहने लगा, बता किसको बुलाया था अपने कमरे में? कौन आया था? क्या हो रहा था? मैं रो रही थी। मैं बोली, आई नहीं, मेरे कमरे में तो कोई नहीं आया, बल्कि मुझे तो खुद बाहर सहन से आवाजें आ रही थी। मुझे डर लग रहा था तो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। भाई मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोला, हाँ, तुम तो बहुत नेक और पारसा हो। तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी, जब तो तुम्हें दरवाजा खोलने में इतनी देर लग गई। आज तुमने हमारी इज्जत हाथ में मिला दी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा सगा भाई मुझ पर शक कर रहा था। मैंने जल्दी से कुरान पाक पर हाथ रख दिया और बोली, इस किताब के सामने खड़े होकर मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। इससे पहले कि भाई कुछ कहता, अब्बू ने भाई का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। अब्बू कहने लगे, जाकर सो जाओ। लगता है नींद तुम्हारे सर पर चढ़ गई है, जो इस किस्म की बहकी हरकतें कर रहे हो। भाई और भाभी के जाने के बाद मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोती रही थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा सगा भाई यूं मुझ पर शक करेगा। अम्मी ने मुझे दिलासा दिया और कहने लगी, तुम अब आराम से सो जाओ, सुबह बात करते हैं। मुझे नींद क्या आनी थी। मैं रोती रही। फिर मोबाइल उठाया टाइम देखने के लिए, तो अफजल के मैसेजेस देखकर जवाब देने लगी थी। वो भी ऑनलाइन था तो हमारी चैट होने लगी। मैं अफजल से मोहब्बत करती थी, उससे कभी कोई बात नहीं छुपाती थी, मगर आज रात का वाकया उसे चाहकर भी मैं बता नहीं पाई थी कि जब मेरा सगा भाई मुझ पर शक कर रहा था तो क्या अफजल नहीं करेगा। सुबह घर वालों ने रात के टॉपिक पर बात नहीं की थी। भाई तो पूरा दिन घर ही नहीं आया था। रात में तो मुझे अपने कमरे में ही सोने से डर लगने लगा था, मगर किसी से अपने डर की बात नहीं कर सकी थी। मैंने अपने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया था। तब कहीं जाकर चैन का सांस आया था। मैंने अपनी सारी जिंदगी हया और शराफत में गुजार दी थी। कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। बात करना तो बहुत दूर की बात। अफजल तो मेरे ताया का बेटा था, हमारे साथ पल बढ़कर जवान हुआ था, इसीलिए उसके साथ बात करने में मुझे कभी आर महसूस नहीं होती थी। हाँ, लाख मोहब्बत होने के बावजूद मैंने उसे भी एक लिमिट में रखा हुआ था। कभी हाथ तक पकड़ने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि मैं अपनी इज्जत को मोहब्बत पर भी मुकद्दम रखती थी। आज रात मुझे नींद आ रही थी। बार बार खौफ महसूस होता था कि अगर कोई मेरे कमरे में दाखिल हो गया तो मैं क्या करूंगी। अल्लाह अल्लाह करके कहीं आंख लगी थी कि मुझे फिर से अपने कमरे के बाहर से आवाजें आने लगी थी। एक मर्द था जो करा रहा था और उसकी आवाज सुनकर
मुझे बहुत अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। मैं तो अपने बिस्तर में ही लेटी रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। हाँ, मैं जानती थी कि ये दस्तक देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई था। वो बड़े गुस्से में लग रहा था, बार बार मेरा नाम पुकार रहा था, दरवाजा खोल दो रानिया, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा और अंदर आकर तुम्हारा और तुम्हारे आशिक का वो हाल करूंगा कि तुम उम्र भर याद रखोगी। मुझे आज भाई की आवाज सुनकर खौफ नहीं आया था, बल्कि मैं खुश हो गई थी कि भाई का शोर सुनकर वो मर्द जो कोई भी था भाग गया होगा। मैंने उठकर दरवाजा खोलने की जहमत नहीं की थी, क्योंकि मेरा मार खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। भाई चीखता चिल्लाता रहा था। उसकी आवाज सुनकर अम्मी अब्बू भी बाहर आ गए थे और फिर उन्होंने भाई को बेइज्जत करके उसके कमरे में भेज दिया था। सुबह हुई तो जैसे ही नाश्ता करने के लिए मैं बाहर निकली, सामने ही भाई भी बैठा अम्मी के साथ नाश्ता कर रहा था। भाई के चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा आया हुआ था। वो कहने लगा, तुम बैरी हो गई हो क्या? कल मैं तुम्हारे कमरे का दरवाजा बजाता रहा मगर तुमने दरवाजा नहीं खोला। कि मैं चुप कर गई थी। भाई कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारे आशिक का? तुम ताया के बेटे अफजल को चाहती हो ना? उससे कह दो कि वो शादी की तारीख लेने के लिए अपने वालिदैन को भेज दे। मैं अपने घर में मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं गैरतमंद इंसान हूँ। कल कला को किसी को पता चल जाएगा कि रात को मेरे घर में मर्द आता है तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? भाई की बातें सुनकर मेरा दिल परेशानी हो गया था कि वो मुझ पर किस तरह की तोहमत लगा रहा था, मगर उसकी बात की खुशी भी थी कि चलो वो मेरे और अफजल के रिश्ते के लिए मान गया है, क्योंकि हम दोनों के एक होने में सबसे बड़ी रुकावट भाई ही था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने जल्दी से अफजल को कॉल मिलाई, फिर वो परेशान हो गया। इतनी सुबह सुबह कॉल कैसे करती? खैरियत तो है ना? मैं बोली, खैरियत क्या? मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रही हूँ। अच्छा, क्या खबर है? मैंने उससे कहा, भाई हमारी शादी के लिए मान गया है। तो वो तब खुद रह गया था। वो कहने लगा, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं बोली, बस ये छोड़ू कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। हमारे लिए इतना ही काफी है कि अब हम दोनों एक हो जाएंगे। अफजल मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि हाँ ठीक है, मैं आज ही अपनी वालिदा को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया था। अब मुझे दोहरी परेशानियां होने लगी थी कि कहीं किसी तरह अफजल और उसके घर वालों को इस बात का ना पता चल जाए कि हमारे घर कोई मर्द आता था। फिर मैंने ये सोचकर सच लग दिया कि अफजल मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अगर उसको पता चल भी गया कि ऐसी कोई बात हुई है तो भी वो मुझे जरूर अपनाने वाला था। फिर तो ऐसे ही लगा कि जैसे मेरे तमाम ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता पूरे होने लगे हैं। शाम में ताई और ताया मेरे रिश्ता लेने के लिए आए थे। अब्बू ने हाँ कह दी तो साथ ही ताया अब्बू ने कह दिया कि अब तो हाँ कहती है तो बच्चों की मंगनी भी कर ही देते हैं। कुछ ही दिन बाद हम शादी भी कर लेंगे। तो अम्मी कहने लगी, जी भाई साहब, कैसा आपको मुनासिब लगे? ताया अब्बू कहने लगे, हम परसों अपनी बेटी को अंगूठी पहनाने के लिए आएंगे। ये बात मेरे लिए बहुत ही खुशाइन थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी मंगनी तय होने के बाद जो आवाजें मुझे सुनाई देती थी वो भी आना बंद हो गई थी। मैं बेइंतहा खुश थी। मैं और अफजल सारा दिन फोन पर बातें करते रहते थे और आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरी मंगनी की तकरीब हो रही थी। ये दिन मैंने दुआओं और मन्नतों से मांगा था। मैं अफजल से बेतहाशा मोहब्बत करती थी और उसे पाना चाहती थी। वो भी मुझे चाहता था, मगर खानदानी कुछ मसाइल की वजह से हम दोनों के रिश्ते में बहुत रुकावटें थी और आज वो दिन आ ही गया था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी मंगनी वाले दिन ही मेरी दुनिया उजड़ कर रह जाएगी। अफजल ने मुझे मंगनी की अंगूठी पहना दी तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे थे।
एक रिश्तेदार औरत हमारे पास आकर बैठ गई। उसने मुझसे भी पैसे वारे और अफजल से भी, मगर उसने जो परफ्यूम लगाया हुआ था वो मुझे नागवार गुजरा था। मेरा जी मतलाने लगा था, लेकिन मैंने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अफजल मेरी जानिब तो तवज्जो हुआ और बोला, सब ठीक तो है ना? मैं फीका सा मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ सब ठीक है। अभी थोड़ी देरी हुई थी कि खाना खुल गया। चिकन की खुशबू जब पूरे घर में फैली तो अब मुझसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे मक्खी होने लगी थी। मैं मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम की जानिब भागी थी, मगर मेरे नसीब कि मैं रास्ते में ही बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने आंख अस्पताल के बेड पर खोली थी। मेरे पास उस वक्त मेरी अम्मी मौजूद थी। मैंने महसूस किया था कि रो रो कर उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उनकी हालत मुझसे देखी न गई तो मैं जल्दी से बोली, अम्मी रोने की बात नहीं है, ठीक हो गई हूं मैं। अम्मी की आंखों में मेरी बात सुनकर मजीद आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, बेटा आखिरकार तुम्हारी और अफजल की मोहब्बत जीत गई। तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। हम लोग तुम्हारी शादी के लिए मान ही गए थे, तो फिर इतनी जल्दबाजी किस चीज की थी? तुम मां बनने वाली हो, इसके मुतालिक अफजल को पता है क्या? ये बात सुनकर तो मुझ पर कयामत बीत गई थी। मैं बोली, अम्मी आप क्या कह रही हैं? मैं और अफजल तो कभी तन्हाई में मिले ही नहीं हैं। ये आप क्या कह रही हैं? तो अम्मी कहने लगी, मैंने तो नहीं कहा, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दिखाई हैं। अब तुम 100 पर्दे भी डालो, ये जो भी कहो, बात तो पूरे खानदान में खुलकर सामने आ ही गई है। अभी अम्मी मेरे साथ यही बातें कर रही थी कि अफजल भी आ गया था। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। वो कहने लगा, रानिया ये सब क्या है? मैं बोली, अफजल देखो तो, यहाँ की रिपोर्ट्स गलत आई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मैं मां बनने वाली हूँ। आप मुझे इस अस्पताल से ले जाए, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। इनका तो दिमाग खराब हो गया है। एक कंवारी लड़की पर इल्जाम लगा रहे हैं। अफजल की आंखों में तकलीफ वाज़ेह थी। वो कहने लगा, फिर मैं दुनिया के किसी भी अस्पताल में ले जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बता दो कि ये खबर झूठी है ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं बोली, अफजल कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? तो वो कहने लगा, तुम पर तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है। फिर वो अम्मी से मुखातिब हुआ, कहने लगा, चाची आप भी उठे, हम दोनों मिलकर रानिया को किसी दूसरे अस्पताल में लेकर जाते हैं। अम्मी ने मायूसी से मुझे देखा था। वो कहने लगी, ठीक है, एक बार ये भी तसल्ली कर लो। अब मैं और अफजल अम्मी के साथ दूसरे अस्पताल जा रहे थे। सारा रास्ता खामोशी से कटा था। कोई भी बात करने की हालत में नहीं था। अल्लाह अल्लाह करके अस्पताल आ गया था। मुझे इमरजेंसी में चेक करवाया गया था। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। फिर कहने लगी, आप एक मां की हामला है। ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब मुझे ऐसा लगा था कि मेरा दिल फट जाएगा। मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, ये क्या बकवास लगाई हुई है? हामला है, हामला है। मैंने कितनी बार कहा है, मैं हामला नहीं हूं। मैंने किसी के साथ भी वक्त नहीं गुजारा। मैं पाक साफ हूं। फिर मैं अफजल से बोली, ये खुदारा अफजल, तुम मेरी बात पर यकीन करो। ये सब दुनिया वाले झूठ कहते हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं। अफजल ने मेरी आंखों में देखा। वो कहने लगा, तुम मेरे सामने जो हर बार पासाई का खेल खेलती थी वो फकत ढोंग था ना? तुम जब ये सब किसी और के साथ कर सकती हो तो मेरे साथ तन्हा मिलने में क्या हर्ज था? मैं आज अपनी मंगनी, अपना हर रिश्ता तुमसे खत्म करके जा रहा हूं। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। अफजल मुझे अस्पताल में छोड़कर चला गया था, जबकि मैं तो फूट फूट कर रोती रही थी। मैंने अम्मी का हाथ पकड़ा और बोली, ये सब झूठ है। मैंने किसी के साथ वक्त नहीं गुजारा। मैं बिल्कुल पाक साफ हूं। अम्मी बस मुझे खामोशी से देखती रहती थी। फिर मुझे अपने साथ घर ले गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि मेरी तबीयत काफी खराब है।
और मेरी जान को भी खतरा है। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, अगर सच में मैं हामला हूं तो इस बच्चे को खत्म कर देते हैं। अम्मी ने कहा, हाँ, मैं बच्चे को तो खत्म कर देती, मगर डॉक्टर ने कहा है कि इस तरह तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो मैं बोली, मुझे जिंदा रहकर क्या करना है? जब अफजल मुझे छोड़ गया है तो मुझे भी जिंदगी नहीं चाहिए। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। अब्बू भी मुझसे दूर दूर रहते थे और नजरें झुकाए रहते थे, जबकि भाई तो मेरी जान का दुश्मन बन गया था। वो उठते बैठते यही कहता था कि मैं ना कहता था मुझे इसके कमरे से मर्द की आवाजें आती हैं, लेकिन आप लोग तो मेरी बात मानते ही नहीं थे। अब इस बेहया को कहते कि अपने महबूब को बुला ले और उसके साथ निकाह कर ले, नहीं तो हम पूरी दुनिया में रुसवा हो जाएंगे। तब भाभी आगे बढ़कर कहने लगी, मेरा दिल रानिया के लिए बेहद खफा है। इसने जिस लड़के के साथ मोहब्बत की है वो तो इसको छोड़कर चला गया है। अब और इसको कौन अपनाएगा? रानिया ये भी नहीं बताती कि इसका मुजरिम कौन है, तो ऐसे में हम क्या करें? मैं चुपचाप उनकी गुफ्तगू सुनती रही थी। मेरी अम्मी रोने लगी तो भाभी उठकर मेरी अम्मी के पास चली गई थी। वो कहने लगी, हाँ जी, आप बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें। मैं जब से ब्याह कर इस घर में आई हूं मैंने रानिया में कोई बुराई नहीं देखी। वो एक अच्छी और शरीफ लड़की है। कुछ नहीं पता इसने उस बेचारी को बहला फुसला लिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि आइंदा ये कोई ऐसी गलती नहीं करेगी। अगर आप लोग इजाजत थे तो मैं रानिया के रिश्ते की बात अपने भाई से कर देती। वो वैसे भी पाकिस्तान आने वाला है। हफ्ता 10 दिन बाद वो दुबई से पाकिस्तान आ जाएगा। अम्मी तो वैसे भी उसकी शादी की बात कर ही रही है, तो कहीं और लड़की क्यों ढूंढनी है? हमारी फिर रानिया जो है। भाभी की ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। अम्मी का जवाब सुनकर मैं दंग रह गई थी। वो कहने लगी, शमसा, तुम अपनी आंखों देखी मक्खी कैसे निकल सकती हो? तुम्हें पता है हमारी बेटी ने गुनाह किया है, फिर तुम इसकी शादी अपने कंवारे भाई के साथ कैसे करने को रजामंद हो जाओगी? फिर भाभी कहने लगी, हाँ जी, मैं इस घर की बहू नहीं बेटी हूं। मैं आप लोगों की परेशानी को बखूबी समझती हूँ, और फिर मेरा शौहर भी तो दिन रात करता रहता है। मैं अपने भाई से बात करूंगी, अगर वो इस रिश्ते पर रजामंद हो गया तो मैं कह दूंगी कि शादी कर ले, तो हो सकता है कि शायद वो मान ही जाए। उसको रानिया अच्छी लगती थी। अम्मी जज से बोली, हाँ, तुम बात करके हमें बताना। ये बात फिर आई गई हो गई थी, जबकि मैं इसी बारे में सोचती रही थी कि अगर अम्मी मेरी शादी भाभी के भाई से करने पर रजामंद हो गई तो मैं उस शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजारूंगी, क्योंकि मैंने उसको कई बार धुतकारा था। एजाज मुझे पसंद करता था, जबकि वो मुझे तो अच्छा नहीं लगता था, बल्कि मुझे तो दुनिया का कोई भी लड़का अच्छा नहीं लगता था सिवाय अफजल के। मैंने एजाज को कह दिया था कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हारी नहीं हो सकती। 2-3 दिन के बाद अम्मी ने भाभी से पूछा कि बताओ, तुमने अपने घर में बात की है? तो भाभी कहने लगी, जी, मैंने अम्मी से बात की थी। अम्मी ने कहा है कि अगर एजाज मान जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं उसका इंतजार कर रही हूँ कि जब वो पाकिस्तान आएगा तभी उससे बात करूं। फोन पर बात को वो समझ नहीं पाएगा। आप फिक्र न करें, 3-4 रोज में उसने वापस आ ही जाना है। और फिर कुछ दिनों के बाद भाभी अम्मी से कहने लगी, मेरा भाई दुबई से पूरे 2 साल बाद वापस आया है। अब मैं उससे मिलने के लिए अपने घर जा रही हूँ और रिश्ते की भी बात करूंगी। अम्मी ने कहा, हाँ, ठीक है, तुम जाओ, मगर ध्यान रखना कि अपने भाई पर किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती मत करना, क्योंकि जबरदस्ती के जोड़े हुए रिश्तों में निभा नहीं होता है। उधर मेरे अमल की बात पूरे खानदान में फैल चुकी थी। हर कोई मुझ पर ताने कस रहा था। हर जानिब मेरी बदनामी हो गई थी, जबकि मैं अपनी जिंदगी से ही तंग आ चुकी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि मैंने जिस इंसान से
इस कदर मोहब्बत की वो मुझे छोड़कर चला गया। लोग तरह तरह की बातें करते थे। भाभी 2 दिन अपने मैके रही थी। तीसरे दिन जब वो वापस आई तो बहुत खुश थी। वो कहने लगी, आंटी, एजाज कहता है कि मैं रानिया से जरूर शादी करूंगा। आप यकीन माने, मैंने ऐसा करने के लिए उससे मजबूर नहीं किया। मैंने तो उसके सामने सरसरी सा जिक्र किया था। तो वो कहने लगा कि तुम मेरा रिश्ता मांग कर देखो, अगर वो लोग देते हैं तो मैं रानिया से शादी जरूर करूंगा। ये बात सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ रहे थे कि क्या कोई इतना भी अच्छा हो सकता है? क्या कोई किसी से इस कदर मोहब्बत भी कर सकता है? तो साबित हुआ कि अफजल की मोहब्बत खोटी थी। जबकि एजाज मेरे इश्क के इम्तिहान में पास हो गया था। जब मुझे पूरी दुनिया धुतकार रही थी तो मुझे एजाज ने अपना बनाने का कसद किया था। वो लोग मेरा रिश्ता लेने आए। अम्मी ने हामी भर दी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं एजाज की दुल्हन बनकर उसके घर चली गई थी। वह एजाज के कमरे में बैठी हुई थी, सेज सजी हुई थी, जबकि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझ पर कभी ऐसा भी दिन आएगा। मैं तो अफजल के दुल्हन बनने के ख्वाब से जा रही थी और कहा अब मेरी शादी एजाज से हो गई। थोड़ी देर बाद एजाज कमरे में दाखिल हो गया था। उसने मेरी आंखों में नमी महसूस कर ली थी। एजाज बेड पर आकर बैठ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो धीरे धीरे से मेरे हाथ को सहलाने लगा और बोला, रानिया, मुझे पता है कि तुम आज के दिन बहुत परेशान हो। तुमने हमेशा सोचा था कि तुम अफजल की दुल्हन बनोगी, मगर किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई है। तुम दिल छोटा मत करना। देखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि अफजल एक अच्छा शौहर साबित ना होता, जबकि मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दूंगा कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हर मकाम पर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एजाज की बातें सुनकर मेरा दिल जरा मजबूत हुआ था। एजाज सच में एक अच्छा शौहर साबित हुआ था। सारा सारा दिन मेरा ख्याल रखता था। वो मेरे लिए तरह तरह के खाने लाता था। कहता था कि इस हालत में तुम्हारा पेट भरकर खाना बहुत जरूरी है। तो मैं हैरान रह जाती। फिर एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, एजाज, तुम एक ऐसी औलाद के लिए जिसके बाप के मुतालिक मुझे भी इल्म नहीं है, तुम इतना ख्याल कैसे रख सकते हो? तो एजाज कहने लगा, तुमसे जुड़ी हर चीज से मुझे मोहब्बत है। मुझे इस बच्चे के बाप से कोई सरोकार नहीं है। मेरे लिए इतना ही बात है कि ये तुम्हारे वतन से जन्म लेगा। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाती थी। खैर, शादी को 1 महीना गुजरा तो एजाज ने कहा कि वो दूसरे शहर काम के सिलसिले में जा रहा है। उसने मुझे खास ताकीद की कि मैं अपना बहुत ख्याल रखूं। एजाज चला गया तो मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गई थी। रात का वक्त था, हर सू अंधेरा फैला हुआ था और तब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं बोली, कौन है? मेरी सास कहने लगी, बहुत ज्यादा गजब हो गया है, जल्दी दरवाजा खोलो। मैं हैरान हुई कि वो इस वक्त क्यों आ गई है। मैंने दरवाजा खोला तो देखा मेरी सास के चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा था। वो कहने लगी, इधर आओ मेरे साथ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर के दरवाजे से बाहर फेंक दिया था। वो कहने लगी, मेरा बेटा तो पागल हो गया है जो तुम जैसी बदकिरदार औरत से शादी रचा कर बैठ गया है। हमें तो नहीं पता कि तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है और तुम इस घर में आई ऐशो आराम करने वाली। निकल जाओ इस घर से। सुबह जब तुम्हारा शौहर वापस आएगा तो मैं कह दूंगी कि वो अपने किसी आशना के साथ भाग गई है। ये बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकालकर अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा दी थी। मैं बेतहाशा खौफजदा हो रही थी। इर्द गिर्द से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। मैं अपने घर से जरा दूर जाकर बैठ गई थी और दुआएं करती रही कि या अल्लाह, मुझे इंसाफ दे। मुझे पता चल जाए
कि मेरे साथ किसने गुनाह किया है। मेरी सारी रात इन्हीं दुआओं में गुजर गई थी। सुबह फजर का वक्त हो गया था जब मेरे पास अचानक से 4 लोग आकर खड़े हो गए थे। जब मैंने सर उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर, सास, शौहर और नंद थी। मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, उठो, आओ घर। तो मैं रोने लग गई और बोली, एजाज, तुम्हारी अम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया था। तो एजाज कहने लगा, हाँ, तुम फिक्र न करो, मुझे पता चला है। आज मैं अम्मी को सारी हकीकत बता दूंगा। तुम आओ मेरे साथ। एजाज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर में ले गया था। तब एजाज कहने लगा, अम्मी, आपको फिक्र है ना कि रानिया के पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है? तो आज मैं हर रात से पर्दा उठा देता हूँ, और रानिया जिसके बच्चे की माँ बनने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। ये बात सुनकर तो मैं भी दम बखुद रह गई थी। तब मेरी भाभी कहने लगी, जी अम्मी, ऐसा ही है। आपको तो पता है कि एजाज रानिया से किस कदर मोहब्बत करता था, और रानिया इसको किसी गिनती में नहीं लाती थी। एजाज ने मुझे एक बार फोन पर कहा था कि अगर मुझे रानिया ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तब मैंने कहा कि तुम खुद को नुकसान मत पहुंचाओ, हम कोई तरकीब लगाते हैं। तो हम दोनों इस फैसले पर पहुंचे थे कि मैं हर रात अपने शौहर और नंद को नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया करूंगी, और फिर एजाज मेरी नंद के पास चला जाया करेगा। मुझे पता है ये सब गलत है, गुनाह है, लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मुझे मालूम हो गया कि रानिया अब माँ बनने वाली हो गई होगी, तो मैंने एजाज से कहा कि तुम हर रोज उसके दरवाजे के पास आकर कराना शुरू कर देना। इस तरह से उसके भाई को शक हो जाएगा और वो समझेगा कि मेरी बहन गलत है। अब मैंने अपनी नंद और शौहर को नींद की दवाइयां देना बंद कर दी थी, और एजाज हमारे घर आकर शोर करने लगा था। इस तरह रानिया के भाई को भी पता चल गया कि मेरी बहन ही खराब है। और फिर हुआ ये कि रानिया की मंगनी के दिन ही इसके हमल का भी राज खुल गया था। अम्मी, आप रानिया को घर से मत निकालें, क्योंकि इसके पेट में आपका ही पोता है। ये सब बातें सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। इस कदर घटिया हरकत की थी मेरे शौहर और मेरी भाभी ने। मैं कुछ कहे बिना उठकर अपने कमरे में आ गई थी। पीछे ही एजाज भी आ गया था। वो कहने लगा, देखो, मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे खातिर सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं बोली, आज तुमने अपना असली रूप मुझे दिखा दिया। तुम किसी दरिंदे से ज्यादा खतरनाक हो। तुमने मेरी इज्जत खराब की, मुझे बदनाम किया, मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया। अगर तुम इसे मोहब्बत कहते हो तो लानत है इस मोहब्बत पर। ये बात सुनकर एजाज के चेहरे की रंगत बदल गई थी। वो कमरे से बाहर निकल गया था। मैं चुपचाप अपनी अम्मी के घर आ गई थी। मैंने सारी हकीकत अपने घर वालों को बता दी। भाई भी हैरान था। वो बोला, जो औरत मुझे नींद की दवा खिलाकर ये सब कर सकती है ना, फिर जाने वो और क्या कुछ करती होगी। इतना कहकर मेरे भाई ने भाभी को तलाक दे दी थी। एजाज मेरे घर आया था। उसने मेरे पांव पकड़ लिए थे। वो मुझे साथ चलने को कहता था, मगर मुझे उससे बेइंतहा नफरत हो चुकी है। मैं उसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं। मुझे आप पता है कि ऐसे हालात में मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए।